तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि कूलम्बियन फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कूलम्बियन फोर्स एक ही चीज है। तो ये होता कैसे? तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था चार्ज के बारे में, चार्ज के टाइप्स के बारे में। देखिए चार्ज बेसिकली देखा जाए तो दो तरह का मैंने बताया, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों चार्ज को एक पास लाया जाता था तो एक रिपल्सन होता था या फिर अट्रैक्टिव होता था। चाहे दो चार्ज को, चाहे सेम चार्ज को एक पास लाइए, चाहे अलग अलग नेचर का चार्ज को लाइए, तो अलग अलग नेचर के चार्ज को एक पास में लाया जाता है तो उस पर इफेक्ट लगता है। उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्बियन फोर्स के नाम से जाना जाता है। पर सवाल ये क्रिएट होता है कि आखिर ये फोर्स लगता कैसे है। तो मैंने आप लोग को ये भी बता चुका हूं कि चाहे कोई चार्ज क्यों ना हो, या नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर चार्ज पॉजिटिवली होती है तो अपने चारों तरफ एक रीजन बनाता है और वो जो रीजन जो होता है उस चार्ज से इन्फिनाइट की तरफ होता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो वो भी एक रीजन बनाता है बट इन्फिनाइट से अपनी तरफ बनाता है, उसको ही क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो देखा जाए तो कोई भी चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में हो तो अपना सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना सकता है। और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को ले जाया जाता है तो उस फील्ड की वजह से लाए जाने वाले चार्ज पर एक फोर्स लगता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्बियन फोर्स के नाम से जाना जाता है। यह फोर्स उतना फोर्स होती है, इसकी मैग्नीट्यूड उस फोर्स के बराबर होता है जितना उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और जिस चार्ज को लाया जा रहा है उसके पास, उस चार्ज को दोनों को मैग्नीट्यूड क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो वो पता चल जाएगा कि उस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है उस चार्ज की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो आखिर में कूलम्बियन फोर्स के बारे में मैंने क्या बताऊं, जिसे ध्यान से देखिएगा। मैं लिखा हूं क्या कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड creates around of a charge at the rest and magnitude of the another electric charge that comes in the region of electric field is called Coulombian force या electrostatics force। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि कूलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है क्या। तो देखिए किसी भी आप चार्ज को रेस्ट कंडीशन में रखिएगा तो क्या करता है, किसी भी पॉइंट पर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये कितना होता है मैं इसे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बस अपना आपको ये याद रखना अभी फिलहाल के लिए कि कोई भी अगर चार्ज रेस्ट में हो तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को ले जाया जाएगा तो हमेशा क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा और वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जाना जाएगा, जो मिलता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और जिस चार्ज पर इफेक्ट पड़ रहा था उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के बराबर होता है। समझे? उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। ये दो चार्जेस किसी भी नेचर का हो सकता है। अगर देखा जाए बेसिकली तो अगर दो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो, एक मैंने Q1 चार्ज लिया जो कि पॉजिटिवली हो, अनदर भी चार्ज मैंने Q2 लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ये दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। लेकिन सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि ये इधर धक्का लगना चाहेगा और ये इधर, यानी कि एक दूसरे में ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगी लेकिन रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। यानी कहा जा सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है। लेकिन जब दोनों चार्ज मान के चलो अलग अलग नेचर का हो, एक मेरा मान लो पॉजिटिवली चार्ज और एक मान लो नेगेटिवली चार्ज, तो उस कंडीशन में ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स लगेगा, मतलब एक दोनों को खींचेगा, एक दूसरे के पास में आएगा, चिपक जाएगा। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा ना कि ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर बात की जाए सेम चार्ज की, लाइक चार्ज की, तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, वजह है रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और दो अनलाइक चार्ज हो तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट होता है, तो इसे कहा जाएगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलिए चाहे कूलम्बियन फोर्स बोलिए, इसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, FC या FE से भी नोटेट करते हैं, जो रोटेट करते हैं दिखाते हैं।
ठीक है। लेकिन ये दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स जो होती है वो किसके अलोंग लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा इन दोनों चार्जेस के मिलाने वाली लाइन जोड़ने की तरफ ही होगा। ये नहीं कि दोनों के बीच में इधर फोर्स लग जाएगा इधर फोर्स, नहीं, ये दोनों के बीच में ही फोर्स लगेगा। लेकिन इस लाइन ज्वाइनिंग जो है ना, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला एक लाइन के और लगेगा, ये हमेशा इसी की तरफ लगता है एक एलो। चाहे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के अलोंग लगाएगा। ये दोनों को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स किसी भी चार्ज पर। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर का तो होता है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है कि आपका लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। लेकिन कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना वो हमारा कंजर्व्ड भी फोर्स होता है। कंजर्व्ड फोर्स क्यों, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कहा जाता है कि आप ये किसी भी, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पथ पर डिपेंड नहीं करता, मैं इतना बात बता देता हूं, सिर्फ ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आखिर में चार्ज को किस किस जगह पर रख रहे हैं। अगर पोजीशन को क्या कर दी जाए, पोजीशन में कुछ गड़बड़ी कर दी जाए चेंज, तो इस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स में भी कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन उसकी कहां पर कितने, उसकी पथ किस हिसाब से है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच में, पॉइंट चार्ज के बीच में लगेगा तो लगेगा, जिसकी वजह से इसे कंजर्व्ड फोर्स भी कहा जाता है। देखिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के या कूलम्बियन फोर्स को इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के भी नाम से भी जाना जा सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स के भी नाम से। और तीसरी बात कि कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रिक फोर्स से भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे हम लोग कंजर्व्ड फोर्स भी कहते हैं, कंजर्व्ड फोर्स भी कहते हैं, इसे रिपल्सिव फोर्स भी कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसे बोल सकते हैं। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। अब इसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो इसको आपको आइटम्स में जानकारी मिलेगा। देखिए इसमें हम आइटम्स में बताना चाहते हैं आपको। देखिए इसको नोट्स कर लीजिए पहले, ठीक है, इसको नोट्स कर लिए, डिफाइन को समझ में आ गया ना। तो देखिए आगे मैं बताना चाहता हूं कि आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहा गया। तो सुनिए, देखिए सेंट्रीपिटल का फोर्स का मतलब होता है, आप 11th क्लास में कहीं पढ़े होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर लगने वाला वह फोर्स जो सेंटर की तरफ होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ क्रिएट होता है, वो मोशन भी सेंटर की तरफ करता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है आपको पता होगा किसी आइटम्स के बारे में, हम लोग को पता है जैसे आइटम्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होती है, और उसी प्रोटॉन बोलिए चाहे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करता है कि नहीं। सपोज दैट मैंने मान लिया यहाँ पर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ। अब इसके चारों तरफ क्या करेगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करेगा, इसके चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करेगा। और जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करेगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मूव्स कर रहा, और इसके बीच में, इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या, एक प्रकार की चार्ज है जिसे प्रोटॉन बोलेंगे। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स कर रहा है चारों तरफ, और प्रोटॉन्स क्या होता है, बीच में होता है। प्रोटॉन्स क्या होता है, नाभिक में, जिसे बोलते हैं सेंटर में होता है आइटम्स के। तो देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज है, इस पर नेगेटिवली चार्ज होती है, और प्रोटॉन्स एक चार्ज है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो देखा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रॉन जो होती है, ठीक है, और ये प्रोटॉन होती है, दोनों पर अलग अलग चार्ज होता है। तो दोनों पर अलग अलग चार्ज होने के कारण ही ये दोनों के बीच में भी फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन पर उसकी सेंटर की तरफ लगता है, मतलब प्रोटॉन की तरफ लगता है। तो किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स पर इस प्रोटॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन्स पर इस प्रोटॉन की वजह से बोल सकते हैं कि इसके सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो जब भी किसी बॉडी पर
सेंटर की तरफ फोर्स लगे तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है और प्रोटॉन भी चार्ज है, तो चार्ज के बीच में तो फोर्स लग रहा है, बट इस चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रॉन पर फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। ये सिर्फ आइटम्स में होता है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कूलम्बियस फोर्स या कंजर्व्ड फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, या हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के ही नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनदर चार्ज को लाया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को निकाला जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और जिस चार्ज को उसके फील्ड में लाया जा रहा उसकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो चार्ज पर फोर्स लगता है। यानी कि मान लिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इन्फिनाइट की तरफ, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम लोग ई बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसे ई बोलेंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर इसके बोला जाएगा पॉजिटिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, ठीक है। तो बात नेगेटिव नेचर का हो या पॉजिटिव नेचर का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड की पता करना है। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, हमेशा सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगी मैग्नीट्यूड में, इसलिए सेम होगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नो नेगेटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव। तो देखिए, मैंने कि पॉजिटिव चार्ज और वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, चार्ज सोचिएगा, ध्यान सुनिए, इस पॉजिटिव चार्ज है, अब इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज लाया, जैसे मैंने एक टेस्ट चार्ज लाया Q0 मान लो, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स जो कितना लगेगा उस फोर्स को लिखा जा सकता है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि Q0 के बराबर होगा, यानी कि EFE बराबर होगा E इंटू Q0, जहां E का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और Q0 का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर चार्ज कम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस रीजन में आता है उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें भी फोर्स लगेगा, Q0 एक चार्ज को लाइएगा, तो Q0 एक दूसरे चार्ज को यहां पर लाइएगा तो इसमें भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, बट यहाँ पर नेगेटिव लगेगा क्योंकि इसकी साइन नेगेटिव है। मतलब यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर Fe बराबर माइनस ई Q0 हो जाएगा, ठीक है। लगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करिएगा ना, मैग्नीट्यूड की बात करिएगा तो हमेशा ये UQ होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमेशा E और Q हमेशा मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, E Q0, तुम्हारा मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो, बस नेगेटिव का मतलब उसकी साइन को बताता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को समझा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है ना, तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी समझेंगे। तो फिलहाल के लिए भी हम लोग ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यानी कि हम लोग को ये पता चला कि Fe बराबर लिख सकते हैं E इंटू Q, जहां पर Fe का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्बियस फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, E का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड Q का मतलब होता है, Q0 का मतलब होता है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ होता क्या, तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स ने ये बताना चाहे, कूलम्ब साहब ने ये बताया कि कोई भी पॉइंट दो चार्ज लीजिए तो ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है, और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाएगा। सवाल ये नहीं क्लियर हो रहा है कि आखिर में चार्ज का नेचर क्या है, नहीं, चार्ज का नेचर कुछ भी हो, अगर पास में है तो फोर्स लगेगा तो लगेगा, ठीक है। लेकिन सवाल यह क्रिएट हो रहा है कि आखिर में फोर्स कितना लगेगा, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज के बारे में बताने वाले थे कूलम्ब्स लॉ, मतलब कूलम्ब साहब, इसलिए अपना नियम दिया जिसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। कूलम्बियन साहब ने अपने नियम में यह बताए
कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का भी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया जाए तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज उन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात उन्होंने यह बताया कि आखिर में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि आखिर में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा कर दी जाए उस दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, उतना ज्यादा कम जाएगा और ज्यादा कम जाएगा। क्यों भाई? इसलिए ना क्योंकि कूलॉम साहब ने बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बियस फोर्स जो होती है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज मतलब कह सकते हैं कि द एक्स या बिगिनिंग द एक्स electrostatic force between two charges is the inversely proportional to the square between them charges। और इसी को बोला जाता है कूलॉम्स लॉ, जिसकी मदद से एक अलग फॉर्मूला बनती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अलग फॉर्मूला बन जाता है जिसमें दोनों चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस के साथ रिलेटेड संबंध होती है। उन्होंने एक बात को और बताए थे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होता है। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आखिर दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज को एयर मीडियम में रखा जा रहा है या वाटर मीडियम में रखा जा रहा है या किसी तेल में रखा जा रहा है या किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर रखा जा रहा है या किसी बर्फ के अंदर रखा जा रहा है चार्ज को, तो जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मीडियम में दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होती है। एयर मीडियम में अलग, वाटर मीडियम में अलग, किसी ऑयल में अलग, किसी सॉलिड सब्सटेंस में अलग, हमेशा अलग अलग होगा क्योंकि उस मीडियम पर डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और चौथी चीज जिन्होंने ये भी बताए थे कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना वो उसी डायरेक्शन में लगती है, उसी की तरफ लगती है जो उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है। यानी कि द एक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम चार्जेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम चार्जेस। यानी कि दो चार्जेस के बीच में लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, जिसकी डायरेक्शन तो अलग हो सकता है लेकिन उसी लाइन में होगा। यानी कि आपको चार चीज कूलॉम साहब ने बताया, कूलॉम साहब ने चार चीज के बारे में बताए। पहली चीज के बारे में याद रखिएगा कि the acts electrostatic force between two charges is directly proportional to the magnitude of the product of two charges। दूसरी बात कि the electrostatic force is the inversely proportional to the square of distance between them charges। तीसरी बात उन्होंने बताया कि the electrostatic force H डिपेंड ऑन द मीडियम। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। चौथी चीज उन्होंने बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की तरफ होती है। ये आपको चार चीज मैंने बताया। तो वही मैं आपको यहाँ पर मैंने लिखा देगा, देखो लिखा हूं क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्बियस लॉ द कूलॉम्बियस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस is directly proportional to the multiplication या product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them charges। जैसे मैंने दो चार्ज लिया Q1 and Q2, दोनों पॉजिटिव नेचर का, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं है। चलिए अब देखिए इस चार्ज पर Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा तो उसे लिखा जाएगा F12। मतलब लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी यानी कि फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज को लिखा जाता है F12। F12 का मतलब होता है कि फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स।
को F12 कहा जाता है। और Q2, अब देखो F12 का मतलब दोनों तरफ F12 ही लिख दिए ना, यहां पर फिलहाल होगा F21। ठीक है, देखिए इसका मतलब F21 की मतलब होता है कि 2 चार्जेस पर सेकेंड चार्जेस पर फर्स्ट चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स को F21 लिखा जाता है। और ये दोनों रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहाँ पर ही चाहे ये इधर लगाए चाहे ये इधर लगाए, दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए तो दोनों चार्ज दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसकी नेचर अलग अलग होगा। यहाँ पर जो F12 जो फोर्स होगा वो बराबर होगा F21 की, लेकिन वो नेगेटिव में बराबर होगा। और इस तरह से अगर देखा जाता है तो इस टोटल चार्ज इस पर लगने वाला हमेशा 0 होता है, अगर वेक्टर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए। मैग्नीट्यूड की तो बात तो दोनों बराबर ही होगा, चाहे F12 की बात करें या फिर F21 की बात करें, मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या होगा, ये बराबर होंगे। ठीक है, और इसे जोड़िएगा मैग्नीट्यूड में तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं करना है, इसको वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड के रूप में अगर नहीं। अगर देखा जाए तो दोनों के पास लगने वाला फोर्स सेम ही है। जो Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पर जो लगने वाला फोर्स होगा F12, और सेकेंड चार्ज पर लगने वाला फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा F21, वो दोनों सेम होगा, बट अलग अलग डायरेक्शन, ये इधर वो उधर, जिसकी वजह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को माना जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको वीडियो को पॉज करके उसे नोट्स करिए अपना। ठीक है, आगे मैं देखिए आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखा हूं, यानी किस तरह से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डेट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कूलॉम्स लॉ के अनुसार कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, गुना के बराबर, यानी Q1 इंटू Q2। क्या लिखा जा सकता है, ये भी जस्ट बताया, यानी कि किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दी जाए तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। इस बात कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा भी हम जस्ट बताने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मानिए। आगे दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस r माने इसके r का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। देखिए ऐसे इक्वेशन आप सेकंड मानिए। तो इस तरह से दोनों का अगर देखा जाए, हाँ तीसरी बात मैंने ये बताया था कि जो Fe जो है ना वो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये भी बात की तीसरी चीज मैंने बता दिया, ये तीसरी चीज है, इसमें भी डिपेंड करता है। और चौथी चीज क्या था कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स along the दोनों जोड़ने के along the line joining the charges, चार्ज के ज्वाइनिंग करने वाला की तरफ ही होती है Fe। ये चार बात बताए कूलॉम्स साहब। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब प्रोपोर्शनल को हटाया गया तो कोई ना कोई, देखिए चाहे फिजिक्स की बात की जाए चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आती ही आती है। जब प्रोपोर्शनल को हटाने पर कोई कांस्टेंट किया है। ठीक है, और इसे Q1 इंटू Q2 लिखेंगे अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। इस K को बोला जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोला जाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या कहेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है ना, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का नाम क्या है भाई, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो हटाने पड़ा है, लेकिन इसकी नाम क्या है, तो इसकी नाम है कोलम्बियस कांस्टेंट। कोलम्बियन कांस्टेंट इसे कहा जाता है, कोलम्बियन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसी को बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसी को बोला जाता है, समझे। इस K की वैल्यू कुछ होती है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नॉट, ये सिर्फ इसकी वैल्यू एयर की बात कर रहा हूं मैं, एयर मीडियम की बात कर रहा हूं। किस मीडियम की, एयर मीडियम की बात कर रहा हूं। हम बताया अभी जस्ट
कलाम साहब ने भी बताए थे। हम क्या बताए, कलाम साहब ने बताए थे, वही चीज को मैं बता रहा हूँ कि कलाम ने बताया था क्या, कलाम साहब ने, कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। एयर में रखिएगा तो अलग फोर्स होगा, समझ में आ रहा, जल में रखिएगा, वाटर में रखिएगा तो अलग फोर्स होगा। ये कैसे होगा इसका मैं जस्ट पता चल जाएगा, इसकी वजह से होता है, मेन इसकी वजह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसे पढ़ते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट का एक्चुअली इसका नाम क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, इसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसे बोलते हैं, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम एयर, तो वैक्यूम एयर की बात करिए तो ये सब जो देखिए एक्चुअली में एगो क्या होती है, एगो इस तरह से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यू होती है, समझे। वाटर के लिए कुछ और होगा, वाटर के लिए 81 होता है, वाटर के लिए कितना होता है 81। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर मीडियम के लिए कितना होता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करिए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी अलग अलग होता है। अगर बात की जाए किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, समझ रहा, ये इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत पूछा। एप्सिलॉन नॉट जिसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, वैक्यूम, ये जीरोस कहा जाता है इसे, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसे ये इसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी कुछ अलग आता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। किसकी, के की वैल्यू की बात कर रहे हैं, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दैट मींस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट समझ में रखिएगा, ठीक है। और Q1 क्या, Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्जेस एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, यहां तक किसी दिक्कत नहीं, दिक्कत है अब आगे समझिए। मैं उसको मिटा रहा हूं, उसको नोट्स कर लिए ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा रहा हूं। तेरा मेरा दिल डूबे रे डूबे, डूबे रे डूबे, क्या डूब गया दिल, मजा नहीं आ रहा, अरे मिटा नहीं रहा है बॉस, क्यों नहीं मिटा रहा, लगता है ज्यादा दिखा गए ना, मोहब्बत हो गई इसको, मोहब्बत हो गई है किससे, बोर्ड से चिपक गया है, क्या कर गया ये, चिपक गया। चीजों से मोहब्बत तो करिए पर एजुकेशन से ज्यादा करिए, काम देगा, क्या करेगा, काम देगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला जो बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, वो के 1/4 पाई, सॉरी Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये बना है। आप चाहे तो इसकी वैल्यू भी रख के बता सकते हैं, आप इसे चाहे तो इसकी वैल्यू भी रख के बता सकते हैं। एफ ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो इसकी एफ ई के फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 और Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। आप ये सब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के फॉर्मूले लिख सकते हैं, बातें सब वही है, समझ आ रहा है ना। चलिए तो आखिर में हम लोग यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर जो एफ ई जो होती है वो तो हमको बताइए, क्योंकि इसकी क्या होती है Q1 और Q2 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एकदम सिंपल। अगर चार्ज को 2 टाइम्स कर दीजिएगा, दुगना, किसी भी चार्ज में से, दो चार्ज बॉडी में से किसी भी एक चार्ज बॉडी की मैग्नीट्यूड को दुगना कर दीजिए 2 टाइम्स, तो उस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ लेकिन उसके स्क्वायर की इनवर्सली पर्पस होता है डिस्टेंस की। लेकिन अगर डिस्टेंस को दुगना कर दीजिएंगे, पहले नंबर बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कम जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। बात को समझिए, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो लगने वाला फोर्स कम जाएगा। देखो पास हो गए, अट्रैक्टिव, दूर
थोड़ा सा फोर्स लगेगा, दूर 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 फोर्स लगेगा, और दूर चल जाओ फोर्स लगेगा ही नहीं। नज़र से नज़र मिलाओ तो नज़र मिलेगी, नज़दीक से नज़दीक लगाओ फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, 2 टाइम्स इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस, बिटवीन 2 चार्जेस, हाउ मेनी इंक्रीज या हाउ मेनी डिक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो सुनिए, अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर देते हैं, पहले से दुगना कर देते हैं आर डैश, तो एफ डैश कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, आर डैश का रखिएगा, तो आर डैश निकालना चाहिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर। यानी कि जब हम डिस्टेंस को दुगना कर देंगे ना, तो 4 गुना काम जाएगा फोर्स। 3 गुना अगर बढ़ा दिए डिस्टेंस तो 9 गुना काम जाएगा। 4 गुना बढ़ा दिए डिस्टेंस तो 16 गुना क्या होगा, काम जाएगा। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस का फर्क बता रहा है यहाँ पर। यानी याद रखिएगा, ये तुम्हारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एज लाइक थोड़ा सा 11th क्लास या 9th क्लास में पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा, लेकिन डिफरेंस बहुत है, पता है आपको। चलो देखिए लेते डिफरेंस क्या, थोड़ा सा देखिए लेते, देखो देखिए लो आखिर में क्या दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें उसको भी समझ जाते हैं। ठीक है ना। देखिए एक तरफ मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा, अब एक तरफ मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सबसे पहली बात कि इसमें 2 चार्ज होता है, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, और ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है, और इसके बीच में लगता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। याद रखिएगा अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड अभी डायरेक्शन वाला नहीं, अगले लेक्चर में डायरेक्शन के बाद में पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, इसे मैग्नीट्यूड है। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, 2 बॉडी होती है, लेकिन इसमें मास हुआ करती है m1 इंटू m2, 2 बॉडी का मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी होती है r। तो इस दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Fg को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, Fg को, Fg को कहा जाता है m1 क्या, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 का गुना और बीच में डिस्टेंस का r स्क्वायर। दिख रहे हैं दोनों में अंतर क्या, अंतर क्या, ये चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है और ये 2 गोल सी बॉडी के मास के बीच में लगने वाला फोर्स है। आगे देखिए इसमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें सिमिलरिटी इस बात की, देखो इसमें सिमिलरिटी इसमें आ है, इसमें सिमिलरिटी, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें सिमिलरिटी इस बात से है ना, इसमें अंतर भी है और सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है, एक जैसा क्या है कि देखिए ये दोनों फोर्स हो, चाहे तो Fg की फोर्स की बात करिए या भी आप बात करिए Fe की, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये दोनों किस पर फॉलो करती है, फॉलो किस पर करती है, तो फॉलो जो करता है ना दोनों, ये दोनों फॉलो करता है किस पर, तो देखिए किस पर करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहने का मतलब इसमें भी देख सकते हैं Fg में इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, और Fe में दे सकते हैं भी r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और दोनों के बीच में हम सेम है r स्क्वायर। तो ये इसकी सिमिलरिटी होगी। दूसरी सिमिलरिटी इसमें क्या होता है, ये पहली सिमिलरिटी होगी, और दूसरी सिमिलरिटी क्या होगी इसमें, कि देखिए चाहे तो Fg की बात करिए या Fe की बात करिए, ये दोनों फोर्स एक्ट्स होता है, एक्ट्स along the line joining the two charges, ये जो दोनों Fg हो या Fe हो, तो ये दोनों चार्ज जो होती है एक्ट्स होती है, वो दोनों चार्जेस के बीच में चार्जेस एंड मासेस। मतलब अगर Fg की बात करेंगे तो Fg फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों के बीच में लगने वाला जो होगी वो एक्स किसके अलॉन्ग होता है, तो ये दोनों फोर्स के दोनों मास बॉडी के मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग की तरफ होता है,
और इसमें चार्ज की तरफ मिलाने वाला होता है। तो Fg हो या Fe दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स along द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एंड along द लाइन ज्वाइनिंग मासेस, ये सिमिलरिटी हुआ। दूसरी सिमिलरिटी किया, यह क्या होती है, यह जो होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब दोनों में सेम होता है ये। और इसमें डिफरेंस देखो क्या क्या होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है ना कि डिफरेंस ये होता है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है, ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यानी कहने का मतलब ये जो Fe जो है वो बहुत बड़ा होता है Fg से, और ये बहुत छोटा होता है, ये अंतर इसमें। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। इसलिए मीडियम पर डिपेंड करता है क्योंकि जो इसकी वैल्यू जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी अलग अलग होता है। अगर एयर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, जैसा कि हम लोग पता था, क्या पता था कि Fe जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है क्या, लेकिन Fg जो होता है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G की वैल्यू, वो G की वैल्यू हर एक जगह सेम होता है, हर एक जगह सेम होता है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू सेम होता है, लेकिन K की वैल्यू हर एक जगह सेम नहीं होता है, क्योंकि K की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड भी करता है ना, पर G की वैल्यू किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, यही डिफरेंस है। और ऐसे में हम लोग अगर बात की जाए एयर की, दोनों में एयर की बात की जाए, तो एयर की बात की जाए तो एयर में K की वैल्यू कितनी होती है? तो 9 × 10⁻⁹ होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर G की वैल्यू एयर की बात की जाए तो G की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। तो ये बहुत कम है, माइनस में बहुत कम, और ये प्लस में बहुत ज्यादा, तो जब पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा कि नहीं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये सब इसकी क्या डिफरेंस है और कुछ इसके बीच में सिमिलरिटी भी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं बंद। अब अगले लेक्चर का वेट करिए, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, गुड लक, बाय।